हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। आज का वीडियो लेकर आया हूं दोस्तों कक्षा 8 के स्टूडेंट्स के लिए। विषय है हिंदी और पुस्तक का नाम है वसंत, भाग 3, अध्याय 2, जिसका शीर्षक है लाख की चूड़ियाँ। लेखक हैं कामता नाथ। इस पाठ के सारे प्रश्न उत्तरों को आज हम देखेंगे। सबसे पहले कहानी के अंदर जो सबसे पहला प्रश्न है, बचपन में लेखक अपने मामा के गांव चाव से क्यों जाता था और बदलू को बदलू मामा न कहकर बदलू काका क्यों कहता था। उत्तर, बचपन में लेखक अपने मामा के गांव चाव से इसलिए जाता था क्योंकि पहली बात तो गांव में लेखक का मन खूब लगता था और दूसरी बात वहाँ रहने वाले बदलू मनिहार से लेखक को लाख की बनी हुई रंग बिरंगी मनमोहक गोलियां मिल जाया करती थी जो उसे बहुत पसंद थी। इसके अलावा बदलू लेखक को बड़े आदर सत्कार के साथ स्वादिष्ट आम और दूध की मलाई खिलाता था। लेखक बदलू को बदलू मामा न कहकर बदलू काका इसलिए कहता था क्योंकि गांव के सारे बच्चे भी उसे बदलू काका कहकर ही पुकारते थे। प्रश्न संख्या 2, वस्तु विनिमय क्या है? विनिमय की प्रचलित पद्धति क्या है? विनिमय होता है आपस में लेन देन। उत्तर है, एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति से आवश्यकता अनुसार वस्तु के लेन देन की प्रक्रिया को वस्तु विनिमय कहा जाता है। मान लीजिए मुझे चने की ज़रूरत है, जिसके पास चना है उससे चना ले लिया, और उसको बदले में गेहूं की ज़रूरत है, उसको मैंने गेहूं दे दिया या गुड़ दे दिया या चीनी दे दी। ये है वस्तु विनिमय। यह वस्तु लेन देन पद्धति हमारे देश में प्राचीन समय में प्रचलित थी। ये विधि चलती थी पुराने समय में। इस पद्धति में अनेक वस्तुओं का संग्रह करना कठिन काम था। वहीं आवश्यकता के अनुसार वस्तु लेने वाले व्यक्ति को खोजना मुश्किल भी था। इसलिए इस पद्धति को वर्तमान में बनाए रखना संभव नहीं था। वर्तमान में विनिमय की प्रचलित पद्धति है पैसा देकर वस्तु खरीदना। प्रश्न संख्या 3, मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए हैं? इस पंक्ति में लेखक ने किस व्यथा की ओर संकेत किया है? उत्तर, पहले गांव और शहरवासी जिन कुटीर उद्योग धंधों के संचालन के माध्यम से अपनी आजीविका चलाते थे, वे सभी उद्योग धंधे अब मशीनों से संचालित होने लगे हैं। क्योंकि एक मशीन कई हाथों का काम अकेले ही कर लेती है, जिससे कुटीर उद्योग धंधे मृत प्राय हो गए हैं। परिणाम स्वरूप कुटीर उद्योग धंधों का संचालन करने वाले सैकड़ों हाथ बेकार हो गए हैं तथा उनके सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। वे सशक्त होकर भी अशक्त बन गए हैं, अर्थात बेकार की वस्तु बनकर रह गए हैं। लेखक ने इसी व्यथा की ओर संकेत किया है। प्रश्न संख्या 4, बदलू के मन में ऐसी कौन सी व्यथा थी जो लेखक से छिपी नहीं रह सकी? उत्तर, बदलू एक कुशल मनिहार था। उसकी बनाई लाख की चूड़ियाँ न केवल गांव में बल्कि आसपास के गांवों में भी सभी औरतें खुश होकर पहना करती थी। लेकिन समय में परिवर्तन हुआ और उन औरतों ने लाख की चूड़ियों की जगह मशीन से बनी कांच की चूड़ियाँ पहननी शुरू कर दी। क्योंकि उनमें सुंदरता और चमक दमक अपेक्षाकृत अच्छी थी। परिणाम स्वरूप बदलू द्वारा बनाई गई लाख की चूड़ियों की मांग कम हो गई, डिमांड कम हो गई, जिससे बदलू का काम धंधा बंद हो गया। यह देखकर वह अपने आप में विवश होकर रह गया। उसकी यह मन की व्यथा लेखक से छिपी न रह सकी। प्रश्न संख्या 5, मशीनी युग से बदलू के जीवन में क्या बदलाव आया? मशीनीकरण हुआ तो बदलू के जीवन में क्या बदलाव आया? उत्तर, मशीनी युग से बदलू के जीवन में यह बदलाव आया कि उसके गांव की औरतों ने जो पहले बदलू के हाथ से बनाई
लाख की चूड़ियाँ पहनती थी, अब मशीनी युग में मशीन से बनी कांच की चूड़ियाँ पहनने लगी, जिसके कारण बदलू की लाख की चूड़ियों की डिमांड न के बराबर हो गई। परिणाम स्वरूप बदलू का पैतृक धंधा बंद हो गया और धंधे से होने वाली आय इनकम भी समाप्त हो गई, जिसके कारण वह लाचार, अशक्त और कुंठित हो गया। बदलू का काम धंधा बंद हो गया और वो कुंठित रहने लगा। ये उसके जीवन में बदलाव आया, बुरा बदलाव आया। अब है कहानी से आगे के प्रश्न हैं। इसमें अनुमान के आधार पे प्रश्नों के उत्तर देने हैं, अनुभव के आधार पे। तो प्रश्न संख्या 1, आपने मेले, बाजार आदि में हाथ से बनी चीज़ों को बिकते हुए देखा होगा। आपके मन में किसी चीज़ को बनाने की कला सीखने की इच्छा हुई हो और आपने कोई कारीगरी सीखने का प्रयास किया हो तो उसके विषय में लिखिए। उत्तर, मैंने कई बार मेले, बाजार आदि में हाथ से बनी कई चीज़ों को बिकते हुए देखा है, जैसे कागज़ की लुगदी से बनी कठपुतलियाँ व टोकरियाँ, मिट्टी से बने बर्तन व खिलौने, हाथ के हवा करने वाले पंखे, बाँस की छड़ों से बनी टोकरियाँ, कागज़ और कपड़े की सहायता से बनी चिड़ियाँ आदि। इन सभी चीज़ों को देखकर मेरे मन में ये उत्सुकता रहती कि ये सारी चीज़ें कैसे बनती हैं, और एक दिन मेरी यह इच्छा पूरी भी हो गई। हमारे घर के पास ही एक मिट्टी के खिलौने बनाने वाला रहने के लिए आया। मैं उसके पास रोज़ चला जाता और देखता कि वह कैसे मिट्टी के खिलौने बनाता है। कुछ ही दिनों में मैंने खिलौना बनाना सीख लिया। इस तरह से दोस्तों, आप खिलौनों की जगह और भी कोई चीज़ आपने यदि सीखी हो उसके बारे में बता सकते हैं। इसके बाद शुरू करेंगे। मैंने देखा कि वह चिकनी मिट्टी का प्रयोग करता है। खिलौने बनाने में चिकनी मिट्टी का प्रयोग होता है। सबसे पहले वह मिट्टी को तोड़ता है, जो डले होते हैं मिट्टी के उनको फोड़ लेता है, महीन कर लेता है, फिर उसे गीला करता है। गीला करने के बाद वह उस मिट्टी को आटे की तरह गूंथता है। खिलौना बनाने के लिए मिट्टी तैयार करने के बाद, सबसे पहला काम मिट्टी तैयार करना, तो मिट्टी तैयार करने के बाद वह उस मिट्टी को सांचों में डाल देता है और उन्हें सूखने के लिए रख देता है। सूख जाने के बाद उन्हें सांचों से अलग कर देता है। इसके बाद इन खिलौनों को अवे में पका लिया जाता है। इसके बाद उन्हें रंग करके मूल स्वरूप दे दिया जाता है। प्रश्न संख्या 2, कहानी से आगे के प्रश्न हैं ये। तो दूसरा प्रश्न, लाख की वस्तुओं का निर्माण भारत के किन किन राज्यों में होता है? लाख से चूड़ियों के अतिरिक्त क्या क्या चीज़ें बनती हैं, ज्ञात कीजिए। उत्तर, लाख की चूड़ियों का निर्माण भारत के विभिन्न राज्यों जैसे कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान आदि राज्यों में प्रमुख रूप से होता है। लाख से चूड़ियों के अतिरिक्त खिलौने, मूर्तियाँ, चपड़ी आदि बनाई जाती हैं। अनुमान और कल्पना के आधार पर प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहला प्रश्न है, घर में मेहमान आने पर आप उसका अतिथि सत्कार कैसे करेंगे? उत्तर, घर में मेहमान के आने पर सबसे पहले उनका अभिवादन करूंगा, वेलकम करूंगा और उनका परिचय जानूंगा कि वो कौन है। उनका परिचय जानकर फिर उन्हें ड्राइंग रूम में बैठाऊंगा, उनसे बातचीत करूंगा। इसके साथ ही उन्हें फिर पानी पिलाऊंगा और अल्पाहार कुछ नाश्ता लेकर भी आऊँगा। इसके बाद उनके आने के उद्देश्य के बारे में पूछूंगा। यदि उनकी मुझसे मदद हो सकती है तो मैं उनकी मदद अवश्य करूंगा। यदि वे पिताजी से मिलने आए हैं तो उनसे पिताजी के आने का इंतज़ार करने के लिए आग्रह करूंगा। यदि वे पिताजी के इंतज़ार के लिए बैठना चाहेंगे तो ठीक, नहीं तो उन्हें घर के दरवाजे तक छोड़कर उन्हें अभिवादन करके फिर पधारना कहकर वापस आ जाऊंगा। इस तरह से मेहमान का
वेलकम करेंगे। प्रश्न संख्या 2, आपको छुट्टियों में किसके घर जाना सबसे अच्छा लगता है? वहाँ की दिनचर्या अलग कैसे होती है? लिखिए। उत्तर, छुट्टियों में मुझे अपने नानी मामा के घर जाना सबसे अच्छा लगता है, क्योंकि वहाँ नानी और मामा मामी का जो अपनापन है और प्यार मुझे सहज ही उनकी ओर खींच लेता है। उनका जो प्यार है, अपनापन है, उसकी वजह से मुझे वहाँ जाना सबसे अच्छा लगता है। वहीं दूसरी और कारण है, उनके गांव का वातावरण, हरे भरे खेत, फसलें, फलों से लदे हुए आम के पेड़, प्रातःकालीन वातावरण में कलरव करती हुई पक्षी, बहती हुई नदी, उसमें किल्लोल करते हुए पशु पक्षी मेरे मन को मोह लेते हैं। वहाँ की दिनचर्या, नानी मामा के घर पहुँचने के बाद देर रात तक मामा मामी से बतियाना और सुबह जल्दी उठकर उनके बच्चों के साथ बागों में घूमने जाना, पेड़ पौधों को घंटों तक निहारना, प्रातःकालीन वातावरण का आनंद लेना, बेर की झाड़ियों से बेर तोड़कर खाना, खेतों में से गाजर और मूली उखाड़कर खाना और खिलाना, कुछ समय तक खेलना, फिर घर आकर आपस में बातें करते हुए नहाना धोना, जलपान करना आदि दोपहर से पूर्व की दैनिक क्रियाएं रहती थी। दोपहरी में गर्मी के कारण घर में ही रहकर ताश, चौपड़, शतरंज, लूडो खेलना, चने धानी खाना, गप्पे मारना आदि क्रियाकलाप रहते थे। शाम होने पर खेतों की ओर फिर जाना, ककड़ी, खरबूजा, तरबूज तोड़कर खाना, गाय भैंसों को नदी के पास ले जाना, उन्हें पानी पिलाना, नहलाना और घर आ जाना आदि दिनचर्या में शामिल रहते। इस प्रकार मैंने देखा कि वहाँ की दिनचर्या पूरी तरह से अलग हो जाती है। प्रश्न संख्या 3, मशीनी युग में अनेक परिवर्तन आए दिन होते रहते हैं। आप अपने आसपास से इस प्रकार के किसी परिवर्तन का उदाहरण चुनिए और उसके बारे में लिखिए। उत्तर, आज का समय मशीनी युग है, जिसमें हर छोटा बड़ा काम मशीनों से होने लगा है। इसलिए इस युग में आए दिन अनेक परिवर्तन होते रहते हैं। जीवन से जुड़ा ऐसा कोई काम नहीं रहा जहां परिवर्तन नहीं आया हो, चाहे वह यातायात का क्षेत्र हो, संचार का क्षेत्र हो, कृषि का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो अथवा शिक्षा का क्षेत्र हो। सभी क्षेत्रों में परिवर्तन देखे जा सकते हैं। उदाहरण के लिए कृषि के क्षेत्र में जहां किसान पहले अपने हाथ और बैलों की सहायता से कृषि कार्य करता था, आज वही किसान कृषि मशीनों की सहायता से कृषि कार्य करने लगा है। मशीनों से खेतों की जुताई, बुवाई, निराई, सिंचाई और कटाई का काम दिनों की जगह घंटों में होने लगा है। परिणाम स्वरूप उत्पादन में वृद्धि हो रही है, परंतु इससे एक प्रॉब्लम हो गई है, इससे एक दिक्कत ये भी हो गई है कि किसान बेकार और मजदूर बेरोजगार हो गए हैं। जहाँ ज़्यादा मजदूरों को काम मिलता था, तब मशीन कर लेती है उस काम को। 10 मजदूरों का काम एक मशीन ने कर लिया तो वो 10 मजदूर बेरोजगार हो गए। वे अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए शहरों की ओर जाने लगे हैं। परिणाम स्वरूप बेरोजगारी और बढ़ रही है। प्रश्न संख्या 4, बाजार में बिकने वाले सामानों की डिज़ाइनों में हमेशा परिवर्तन होता रहता है। आप इन परिवर्तनों को किस प्रकार देखते हैं, आपस में चर्चा कीजिए। उत्तर, बाजार में बिकने वाले सामानों की डिज़ाइनों में हमेशा परिवर्तन होता रहता है। यह आसान हुआ है मशीनीकरण की वजह से। मशीन में डाई लगाओ उस डिज़ाइन की और अलग डिज़ाइन के आइटम बना लो। मशीनों से अलग अलग डिज़ाइनों की डाइयाँ लगाकर नई नई डिज़ाइनों के सामान बनाना काफ़ी आसान हो गया है। हम इन डिज़ाइनों में होने वाले परिवर्तनों को हम समाज की बदलती मनोदशा, रुचि और फैशन में आ रहे परिवर्तन के रूप में देखते हैं। प्रश्न संख्या 5, हमारे खान पान, रहन सहन और कपड़ों में भी बदलाव आ रहा है। इस बदलाव के पक्ष और विपक्ष में बातचीत कीजिए और बातचीत के आधार पर लेख तैयार कीजिए। उत्तर,
यह सच है कि बढ़ते पाश्चात्य सभ्यता के प्रभाव के कारण हमारे खान पान, रहन सहन और कपड़ों में तेज़ी से बदलाव आ रहा है। इस बदलाव को जहां पुरानी पीढ़ी देर से स्वीकार करती है, वहीं नई पीढ़ी इसे तुरंत स्वीकार कर लेती है। इसके पक्ष और विपक्ष के बदलाव हैं, क्योंकि पुरानी पीढ़ी के पहले ऐसा न देखने के कारण उसका विरोध करना स्वाभाविक होता है। फिर वह जमाने को देखकर धीरे धीरे अपने में भी बदलाव ला लेती है। अब करेंगे भाषा की बात। तो पहला प्रश्न है, बदलू को किसी बात से चिढ़ थी तो कांच की चूड़ियों से। और बदलू स्वयं ये भी कहता है, जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है, लाख में कहाँ संभव है। ये पंक्तियाँ बदलू की दो प्रकार की मनोदशाओं को सामने लाती है। दूसरी पंक्ति में उसके मन की पीड़ा है, उसमें व्यंग भी है। हारे हुए मन से या दुखी मन से अथवा व्यंग में बोले गए वाक्यों के अर्थ सामान्य नहीं होते। कोई व्यंग में कहा हुआ है तो उसका अर्थ जरूरी नहीं कि वो बोल रहा जो हो, उसका अर्थ अलग भी निकलता है। कुछ व्यंग वाक्यों को ध्यानपूर्वक समझकर एकत्र कीजिए और उनके भीतरी अर्थ की व्याख्या करके लिखिए। ये व्यंग वाक्य हैं। पहला, शहर की बात और है लला, वहाँ तो सभी कुछ होता है। इसका अर्थ बदलू जो कह रहा है लेखक से, इसका अर्थ ये है, शहर और गांव की परंपरा और रीति रिवाजों में बहुत अंतर होता है। शहर की परंपरा तथा रीति रिवाजों में जहाँ खुलापन होता है, वहीं गांव की परंपरा और रीति रिवाज मर्यादित होते हैं, वहाँ लिमिटेशंस होती हैं। इसका प्रमुख कारण है शिक्षा और पिछड़ेपन का होना। दूसरा व्यंग्यात्मक वाक्य है, मशीनी युग है ना ये लला, आजकल सब काम मशीनों से होता है। अर्थ, आज मशीनों का ज़माना है, इसलिए लोग सभी काम मशीनों से करना और करवाना पसंद करते हैं और मशीनों से बनी चीज़ों का पहनने का ही शौक़ रखते हैं। इससे दूसरे कारीगर लोगों का जीवन कितना प्रभावित होता है, इसकी चिंता कोई भी नहीं करता। तीसरा है, गाय कहाँ है लला, 2 साल हुए बेचती, कहाँ से खिलाता। जब धंधा बंद हो गया तो गाय उसको बेचनी पड़ी। इसका अर्थ है, बदलते ज़माने में कांच की चूड़ियों के सामने लाख की चूड़ियाँ खरीदना और पहनना अब कोई पसंद नहीं करता। धंधा बंद हो जाने से खुद के खाने की समस्या हो गई है। ऐसे में गाय को कहाँ से खिलाता और क्या खिलाता। चौथा है, लाख की चूड़ियाँ पहने तो मोच ना आ जाए। ये बदलू ने व्यंग किया है। इसका अर्थ है, लाख की चूड़ियाँ कांच की चूड़ियों की अपेक्षा मजबूत और ठोस होती हैं। ये चूड़ियाँ हाथों में पहनने पर कांच की चूड़ियों की अपेक्षा भारी प्रतीत होती हैं। शहर की महिलाओं की कलाइयाँ ग्रामीण महिलाओं की अपेक्षा नाजुक होती हैं, इसलिए वे लाख की चूड़ियों का भार सहन नहीं कर सकती। प्रश्न संख्या 2, बदलू कहानी की दृष्टि से पात्र है और भाषा की बात व्याकरण की दृष्टि से संज्ञा है। किसी भी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, विचार अथवा भाव को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा की परिभाषा है, किसी भी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, विचार अथवा भाव को संज्ञा कहते हैं। और संज्ञा को देखिए 3 भेदों में बांटा गया है। पहली है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जैसे लला, रज्जो, आम, कांच, गाय इत्यादि, ये नाम हैं। दूसरी है जातिवाचक संज्ञा, ये है जैसे चरित्र, स्वभाव, वजन, आकार आदि द्वारा जानी वाली संज्ञा। तीसरा है भाववाचक संज्ञा, जैसे सुंदरता, नाजुक, प्रसन्नता इत्यादि, जिसमें कोई व्यक्ति नहीं है और न आकार या वजन, परंतु उसका अनुभव होता है। पाठ से तीनों प्रकार की संज्ञाएं चुनकर लिखनी है। पाठ में आए संज्ञा शब्दों का वर्गीकरण निम्न प्रकार है। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा में देखिए पाठ में कौन कौन सी संज्ञा हैं, तो यहाँ पर है बदलू, नीम, जनार्दन, रज्जो, लाख, ये हो गई व्यक्तिवाचक संज्ञाएं। दूसरी जातिवाचक संज्ञा, नाम के जगह पे जो शब्द काम आता है उसको कहते हैं जातिवाचक संज्ञा, जैसे मामा, गांव, आदमी, बच्चे, गोलियां, मकान, वृक्ष, चौखट, सलाख
चूड़ियाँ, मछिया, हुक्का, अनाज, घरवाली, मर्द, पगड़ी, गाय, आम, स्कूल, दूध, लड़की, मशीन, लला, पेड़, जमींदार, शहर आदि। ये सब क्या हैं? जातिवाचक संज्ञा, नामों की जगह पर ये आ रहे हैं। तीसरा है भाववाचक संज्ञा। पढ़ाई, मौज, रुचि, शांति, सुंदरता, प्रसन्नता, जिद, महत्व, व्यक्तित्व, ये हैं भाववाचक संज्ञाएं। प्रश्न संख्या 3, गांव की बोली में कई शब्दों के उच्चारण बदल जाते हैं। कहानी में बदलू वक्त समय को बखत बोलता है, उम्र है उसको उमर कहता है। इस तरह के अन्य शब्दों को पाठ में से खोजना है जिनके रूप में परिवर्तन हुआ हो, अर्थ में नहीं। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जिनका गांव की बोली में उच्चारण बदल जाता है। ये हैं मर्द, मूल जो नाम है इसका सही नाम है वो है मर्द, लेकिन गाँवों में इसको मर्द बोलेंगे, औरतें, आदमी। इसी तरह से दूसरा शब्द है वक्त, जो सही शब्द है वो वक्त है, लेकिन उसको बोलेंगे बखत। तीसरा है अंजलि, मूल शब्द है अंजलि और गाँव में इसको बोलेंगे अंजलि। मूल शब्द अगला है उम्र और गाँव में इसको बोलेंगे उमर। जनरल प्रैक्टिस में इनको बोलते हैं उमर। दोस्तों, इसी के साथ में ये वीडियो समाप्त हुआ। जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर लें। धन्यवाद, थैंक यू।